देश के अंदर की सियासत की भी बात करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में आज महाविकास आघाड़ी, महायुति सबने सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को सामने रख दिया है। इसी के साथ वक्फ बिल को लेकर भी देश में चर्चा बहुत तेज है और खास तौर पर जेपीसी में जिस तरह से बैठक में मतभेद सामने आए उसको लेकर भी चर्चा है। इन सब पर बातचीत करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ एआईएमआईएम के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी साहब आज तक पर जुड़ रहे हैं। ओवैसी साहब, आपका बहुत स्वागत है आज तक पर। शुक्रिया। लेकिन चूंकि आज सबसे ज्यादा चर्चा भारत और चीन के बीच एलएसी पर, वास्तविक जो नियंत्रण रेखा है उस पर तनाव कम करने के लिए समझौते पर हो रही है, तो आपने इस पर शक वाला एक ट्वीट लिखा है। आपको ये लगता है कि जो ये डिसएंगेजमेंट के लिए कोशिशें हो रही हैं उस पर यकीन नहीं करना चाहिए? तो जरा आपसे समझना चाहते हैं, क्योंकि भारत इस वक्त चीन की अविश्वसनीयता से जूझ रहा है। ऐसे में आपकी शंका की वजह क्या है? क्योंकि पीएम खुद पहल कर रहे हैं और शी जिनपिंग की मौजूदगी में उन्होंने कहा कि बॉर्डर पर सहमति जरूरी। मैडम, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब गलवान हुआ था तो उस वक्त आपने बीजेपी के स्पोक्सपर्सन और अभी मौजूदा एमपी हैं सुधांशु जी को बुलाया था। आप वो प्रोग्राम को फिर से दोबारा डाल दीजिए। मैंने उस वक्त भी कहा था कि चीन हमारी जमीन पर घुसकर बैठा है। अगर आज ये एग्रीमेंट हुआ है तो इसका मतलब ये है कि देश के प्रधानमंत्री ने 4 साल पहले देश को झूठ कहा था और हम वही बात कह रहे हैं कि चीन घुसकर बैठा है डेमसोंग में 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर। अब ये जो एग्रीमेंट की बात हो रही है ये तो हम ना आपने देखा ना हमने देखा। अब पार्लियामेंट में अगर सरकार रखेगी तो पता चलेगा। दूसरी बात देखिए मैडम, हम किस महीने में, अक्टूबर के महीने में, अब यहां से बर्फबारी शुरू हो जाती है तो अब कैसे पता चलेगा कि वो जो 25 पेट्रोलिंग पॉइंट पर हम पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे थे उस पर कर सकेंगे? तो जब अप्रैल आएगा तभी पता चलेगा। और तीसरी बात यह है कि डिसएंगेजमेंट तो है ना मैडम 2020 से। देश ये देखना चाह रहा है कि डी एस्केलेशन होगा क्या, फिर उसके बाद डी इंडक्शन होगा, तो ये तो हमको पता नहीं है। तो जब तक हम इसको देखेंगे नहीं, इस पर कैसे तबसरे करेंगे? ठीक है। लेकिन ओवैसी साहब, एक और प्रश्न जिसके बाद हम अन्य देश के से जुड़े मुद्दों पर जाएंगे। ये जो बार बार आपको एक लाइन बड़ी अच्छी लगती है बोलना कि चीन घुस के बैठा है, चीन घुस के, विपक्ष के कई नेता कहते हैं सवाल है पेट्रोलिंग का। आपने खुद ही बाद में कहा कि भारत कहां तक पेट्रोलिंग करना चाहता है और जो हम प्री 2020 प्री गलवान पेट्रोलिंग करते थे, बफर जोन क्रिएट हो गया है जिसकी वजह से पेट्रोलिंग नहीं हो रही है। ना वो इधर पेट्रोलिंग कर रहे हैं ना हम कर रहे हैं। पेट्रोलिंग को फिर से शुरू करने की बात है। ऐसे में क्या फोकस इसी पर नहीं होना चाहिए और क्या विदेश नीति एक ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर मौजूदा सरकार के साथ तमाम पार्टियों और नेताओं को दिखना चाहिए? 2 प्रश्न है इसमें। देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। डोकलाम में इस सरकार ने क्या कहा था कि चीन निकल गया। डोकलाम में तो चीन बैठा हुआ है अभी और बर्मा के भूटान के लिए एक दर्द सर बना हुआ है। क्या ये देखिए, आज जो सरकार कह रही है मैडम, वो तो अपनी झूठ को साबित कर रही है। अगर आज आप कह रहे हैं कि 2020 से पहले का जो हमारा पेट्रोलिंग था होगा, तो इसका मतलब चीन 2020 से घुस के बैठा है। रहा सवाल बफर जोन का, भाई बफर जोन कैसे हम देंगे चीन को? जहां पर हम पेट्रोलिंग कर रहे थे हम ये कह रहे हैं कि नहीं, हम पेट्रोलिंग से हम पीछे हटकर बफर जोन बना देंगे। और अक्टूबर में अब तो बर्फबारी होगी, कोई जाएगा नहीं वहां पर। हमारी 50,000 फौज वहां पर बैठी हुई है पिछले 4 साल से, तो क्या हमारी फौज आ जाएगी क्या वापस? ये जवाब सरकार को देना पड़ेगा। तो जब पार्लियामेंट शुरू होगा विंटर सेशन में, हम तमाम लोग सरकार से पूछेंगे कि बताइए आपके क्या है। सरकार तो बात ही नहीं करना चाहती पार्लियामेंट में इस बारे में, डिबेट नहीं करवाना चाहती इस बारे में पिछले 4 साल से। मगर देश को हम याद दिलाना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का वो फेमस जुमला कि ना कोई घुसा है ना घुसेगा, अब साबित हो चुका है कि चीन घुसकर बैठा हुआ था। इसीलिए डेप्सांग और डेमचाक में कह रहे हैं कि एग्रीमेंट हुआ है। और बार बार डिसएंगेजमेंट 2020 से है। क्या डी एस्केलेशन होगा, क्या डी इंडक्शन होगा, क्या हमारी 50,000 फौज वापिस आ जाएगी, क्या वो 25 पेट्रोलिंग पॉइंट पर हम दोबारा हमारी फौज पेट्रोलिंग करेगी?
जितने सैटेलाइट के इमेजेस ये बता रहे हैं कि चीन वहां पर बाजाब्ता ऑल वेदर रोड्स बनाकर बैठा है, वहां पर अपने स्ट्रक्चर बनाकर बैठा है, जहां पर पूरी इलेक्ट्रिसिटी है वहां पर उन लोगों को। तो ये सवालात हैं और देश जानना चाहेगा इस सरकार से। जब पार्लियामेंट शुरू होगी तो हम बराबर पूछेंगे। बहुत लोग जो ये इंटरव्यू देख रहे होंगे उनके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये सब काम क्या सेना और विदेश मंत्रालय के लिए नहीं छोड़ देना चाहिए, या वो वैसी साहब ही सब निपटा देंगे, भारत चीन भी? सवाल यह है कि क्या देश का नागरिक ये सवाल नहीं कर सकता क्या? बस बराबर मेरा हक बनता है, देश के हर नागरिक का हक बनता है कि भाई क्या वो डेप्सांग और डेमचाक की जमीन मेरी नहीं है? क्या वो नरेंद्र मोदी की है या अमित शाह की है या बीजेपी की? तो देश की है ना। तो जब देश की बात हो रही है, 4 साल से आप तो देश को गुमराह कर रहे हैं, नहीं कोई ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा। तो 20 राउंड की जो बातचीत क्या थी, अब जो एग्रीमेंट किया वो क्या है बताइए आप। ठीक है, हालांकि विदेश प्रधानमंत्री की मौजूदगी में लद्दाख के एसपी ने कह दिया, विदेश मंत्रालय ने फिलहाल प्रधानमंत्री की डेप्सांग और मौजूदगी में डेमचौक पर कहा लद्दाख है, के एसपी ने कह दिया। ठीक है, वहां पर पेट्रोलिंग की बात और ग्रेजिंग एरियाज में भी। लेकिन अब इस विषय से हटकर हम लोग देश की सियासत पर पहुंचते हैं। महाराष्ट्र के चुनाव और वहां पर जो नारा योगी आदित्यनाथ का, अलग अलग पोस्टर्स भी छपे थे, हालांकि होर्डिंग्स पर हटा दी गई, लेकिन हरियाणा से ये नारा वहां पर चलने लगा। हरियाणा में सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा में 26 अगस्त 2024 को कहा था, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने 5 अक्टूबर को थाने में कहा कि अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। अगर समाज को भाषा, जाति और प्रांत के मतभेद और विवाद मिटाकर सुरक्षा के लिए एकजुट होना चाहिए, ये कहा जा रहा है, तो इसमें आपको क्या आपत्ति है? ये ठोक देंगे किसने कहा था? बुलडोजर किसने इस्तेमाल किया? कपड़े देखकर पहचानो, प्रधानमंत्री ने कहा था। आप प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ ये सब बातें कहेंगे और फिर आप बोलेंगे अगर क्या क्या बोलेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। भाई ठोक दो की पॉलिसी योगी आदित्यनाथ ने इन्वेंट की, बुलडोजर आपने चलाया। बहरेच में वहां पर क्या हुआ देखिए आप, अस्पताल को तक जला दिया गया, बकरियों को जला दिया गया, शोरूमों को जला दिया गया। तो ये तो आप ही कर रहे हैं ना मैडम। देखिए जब देश की अगर बात होगी बटेंगे तो कटेंगे। राम गोपाल मिश्रा पर गोली किसने चलाई? तो वो एग्जैक्टली राम गोपाल मिश्रा पर जिसने गोली चलाई, उनको कोर्ट जब सजा देगा, आप हमको बुला लीजिए, यकीनन जिनको पकड़ा गया है आप उनके खिलाफ अगर एविडेंस सजा दिलवाइए ना। कब से योगी आदित्यनाथ इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन चुके हैं? ये कब से हम सुन रहे हैं मैडम कि एक 70 किलोमीटर दूर ले जाकर हथियार निकालेंगे और फिर उनको ऐसे पैर पर दो गोली मारेंगे और कैमरे पे बोलने लगा रहे हैं कि तुमने क्यों किया। वो बोल रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, हम दोबारा गलती नहीं करेंगे। अरे इस तरह के स्क्रिप्ट राइटर अगर आपके पास है तो भैया मुंबई भिजाइए, नेटफ्लिक्स पर हिट पे हिट फिल्म बन जाएगी। अरे प्रोफेसर साहब, आप कितने एनकाउंटर्स के सीन पे रहे हैं? मैडम सुनिए, बहराइच सुनिए ना सर, बहराइच पर ही बात करते हैं। आप कितने एनकाउंटर सीन्स पर गए हैं? क्योंकि जो पुलिस इन्वॉल्व रहती है, आपको पता है आजीवन उनके ऊपर केस चलता है, मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होती है, और आप तो काबिल वकील हैं, आपको पता होगा। आपको लगता है ये सारे पुलिस वाले अपने करियर को स्वाहा कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ के लिए? अक्सर वहां पर जो पुलिस और अगर इस तरह से वो लोग भाग रहे थे, उनके बीच बातचीत हो सकती है। आप कितने एनकाउंटर की जगहों पर रहे हैं जो आपको लग रहा है कि वो नाटक था, स्क्रिप्टेड था? स्क्रिप्ट किसके ऑफिस से लिख के दी जाती है, ये भी बता दीजिए। अच्छा सुन लीजिए। कितने लोगों, कितने राजनेताओं को 8 फीट की दूरी से 4 गोलियां चलाई गई? मेरी गाड़ी पर चलाया गया, मुझ पर चलाया गया। मैं जानता हूं ना, मुझ पर गोली चलाई गई। मेरे 4 राउंड चलाए गए मेरी गाड़ी के ऊपर जब मैं उस टोल गेट पर पहुंचा था। और ये बार बार आप जो बोल रहे हैं मैडम, एनकाउंटर जो हो रहा है, भाई ये लोग एनकाउंटर जो कर रहे हैं तो क्या रूल ऑफ लॉ से उत्तर प्रदेश चलेगा, रूल ऑफ गन से चलेगा, संविधान से चलेगा, या फिर किसी मुख्यमंत्री के मनमानी से आप करेंगे? एक तरफा आप किसको गोली मारते हैं? पैरों पे मारते हैं। क्यों हो रहा है ये? पैरों पे मारने में क्या दिक्कत है? कहां पे आप लेकर जाते हैं कि उसको हथियार? लेकिन अगर पुलिस वाले पर गोली चलेगी, वो वापस फायरिंग करेंगे तो ये माना जाता है ना कि बिलो द नी मानना चाहिए।
यही माना जाता है ना कि एनकाउंटर में पुलिस वाला अपनी जिंदगी बचाएगा तो उसको अच्छा। बिलो द नी मारना चाहिए, क्या दिक्कत है? देखिए मैडम ये सब ड्रामेबाजी हो रही है। अगर आपके पास एविडेंस है जिससे गोपाल मिश्रा की हत्या हुई है, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा, इनको सजा दिलवाइए ना। और ये क्या बात हुई मैडम के पैर पे गोली? आप कहीं पर भी गोली नहीं मार सकते, आप कहीं पर भी गोली नहीं मार सकते। पुलिस वाला गोली खा आपका ले। काम यह है कि एविडेंस होगा तो कोर्ट में सजा दिलवाइए। गोली नहीं खाएगा मैडम पुलिस वाला। अतीक अहमद को किसने मारा बताइए? उनके भाई को किसने मारा बताइए? उसके बाद क्या हुआ? उन लोगों को मारने वालों का घर तोड़ दिया गया बुलडोजर में। टेनी के बेटे ने गाड़ी चला दी किसानों के ऊपर, क्या उसका घर तोड़ा गया? उस पर एनकाउंटर हुआ, उसके पैर पे गोली मारी गई। हमारी गाड़ी पर गोलियां चलाई गई, मारने वालों को आपने उनके पैर पर गोलियां चलाई क्या? जब वो बेल पर निकले तो उनको फूलों से इस्तकबाल किया बीजेपी ने। मुझे सुप्रीम कोर्ट जाकर उनकी बेल कैंसिल कराना पड़ा। अरे इनके इशारे ये हम बोल पर रहे हैं, ये जो आप देश को- आरोपी थे ना, आप सुनिए ना बोलेंगे, वैसे आप साहब, 2 आरोपी थे। आरोपियों की शिनाख्त पर ही उनको ले जाया जा रहा था कि यहां पर हथियार हमने छुपाए हैं। वहां पर हथियार की जगह पर ले गया, उन्होंने हथियार उठाया और जब हमला करने की कोशिश की तब जवाबी कार्रवाई में उनके पैरों पर नीचे मारा गया। उनका परिवार तो रामगोपाल मिश्रा का कह रहा है कि इंसाफ नहीं मिला। वो तो कह रहे हैं कि इंसाफ नहीं मिला, पुलिस वाले हमारे लिए काम नहीं कर रहे हैं। देखिए, जब आप एक माहौल बना देते हैं कि कोर्ट से सजा मिलना गलत है, कोर्ट में केस चलना गलत है, ले जाकर सिर्फ गोली मार दो और खत्म कर दो, ये इससे देश कमजोर होगा। बहरेच में जो कुछ हुआ है वहां पर मेजॉरिटी कम्युनिटी के 2 अपर कास्ट एक दूसरे के खिलाफ हो चुके थे पार्लियामेंट इलेक्शन में, और उसके बाद आप देख रहे हैं सब क्या हो रहा है वहां पर। अच्छा, 2 अपर कास्ट के कम्युनिटीज एक दूसरे के खिलाफ खड़ी थी वहां पर। अब इसको आप दूसरी तरफ ट्विस्ट क्यों दे रहे हैं? अपर जाति में लोग एक दूसरे के खिलाफ थे, उसका इससे क्या लेना देना? मैं वापस आपको ला रही हूं सर। बहराइच में अगर देश में समाजवादी पार्टी ने भी ट्वीट किया और वहां के एक पुलिस अधिकारी ने भी कहा, सुनिए ना सर, कहा कि मुस्लिम एरिया हो गया है। अब अगर वो कहते हैं कि हिंदू जुलूस मुस्लिम एरिया से गुजर रहा था, डीजे के आवाज को लेकर नीचे करने को कहा गया, चूंकि झंडा उतारा गया, ये हुआ। इस देश में मुस्लिम क्षेत्र है, यहां से हिंदू जुलूस नहीं जा सकता है, जाएगा तो यहां पर तनाव हो सकता है, ये धार्मिक यात्रा नहीं गुजर सकती। ऐसा क्यों होगा? अगर उस पुरानी रिवाज को तोड़ा जा रहा है तो इसमें क्या गलती है? और आपको वो ठोक तंत्र क्यों नहीं दिखाई देता जिसकी वजह से रामगोपाल मिश्रा पर गोली चली? उसके खिलाफ क्यों नहीं आप खुलकर बोलते? आप कहते हैं कि अगर रामगोपाल की हत्या हुई है तो दोषी को सजा होनी चाहिए। वो तो हुआ है सर, नजर के सामने है। एक बेटा, एक पति मारा गया है। ठीक है, अच्छा मैं बोलूं कुछ या आप और कुछ पूछना? नहीं, आप कुछ और कुछ पूछना चाह रहे हैं या मैं बोलूं अभी? नहीं सर, बोलिए। मैडम सुनिए, जुलूस का परमिशन योगी सरकार ने दिया। आपकी नाकामी है। और मैडम आपको मैं बता रहा हूं जो किसी टीवी चैनल पर नहीं दिखाया गया, बहरेच में 30 से 35 मुसलमान घरों को बुलडोजर से तोड़ दिया गया उसी वायलेंस के बाद। अगर वो जो 3 लोगों को पकड़ा गया उनकी बहन सुबह 4 बजे वीडियो जारी नहीं करती तो उनका क्या होता मुझे नहीं मालूम। सुप्रीम कोर्ट में कल केस गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1 दिन के लिए तोड़ा नहीं जाए। ये जो पॉलिटिक्स हो रही है बुलडोजर की, कि आप ही जज बनेंगे, आप ही जूरी बनेंगे, आप घर तोड़ देंगे। जुलूस का परमिशन आप देते हैं, सरकार देती है। सरकार की ये नाकामी है। सरकार की नाकामी यह भी है कि आपने अस्पताल को जलने दिया। सरकार की नाकामी है कि आपने शोरूम को जलने दिया। सरकार की नाकामी है योगी आदित्यनाथ की कि आपने बकरियों को तक जलाने दे दिया। ऐसा लग रहा था जो घरों को तोड़ा गया बहरेच में, तो लग रहा था कि गाजा हो गया वहां पर। इसका कौन जिम्मेदार है बताइए आप? मैं आज भी कह रहा हूं, बहरेच में 2 अपर कास्ट कम्युनिटी में डिफरेंसेस थे पार्लियामेंट के इलेक्शन में। इसको भी सामने रख के देखना चाहिए। गोपाल मिश्रा को जिसने हत्या की उनको कोर्ट से सजा दिलवाइए, उनको बल्कि उन पे अगर फांसी लगती है हमारे बीएनएस में तो इस्तेमाल करिए ना उसको, क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे? हमारा पूछना, अतीक अहमद को जिन्होंने गोली मारी उनको आपने मारा पैर पे गोली,
बताइए आप, उनके घर को तोड़ा आपने उन अपराधियों के। हमारी गाड़ी पर जब गोलियां चलाई गई तो बेल के लिए मुझे जाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट एज अ विक्टिम, सरकार नहीं गई योगी आदित्यनाथ की। तो ये खुला डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना वहां पर। और ये आपको मौका दे देता है मुस्लिमों को उकसाने का। क्या ये उकसाने के बराबर नहीं है कि जानबूझकर, क्योंकि हमारे पास पूरी लिस्ट है कि कितने ब्राह्मण मारे गए हैं, कितने ठाकुर मारे गए हैं। अब हम सिर्फ योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल की बात कर रहे हैं सर। एक बार वो लिस्ट भी जल्दी से अगर हम दिखा दें, लिस्ट पूरी निकाल देंगे, आपको दिखा देते हैं कि हर धर्म के लोगों को मारा गया है ऐसे में, और ये एनकाउंटर में मारा गया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आप खाली मुस्लिम कार्ड खेलने आते हैं कि नहीं भाई, फला के अतीक अहमद की जब हत्या हुई थी तब तो उसको मारने वालों को आपने नहीं मारा, इसको नहीं मारा। लेकिन विकास दुबे से लेकर ऐसे कई माफिया के हैं जो कि ब्राह्मण, ठाकुर, अन्य जातियों के हैं जिनको मारा गया है। फिर कैसे धर्म खोजते हैं आप एनकाउंटर में? देखिए मैडम, देखिए हम कह रहे हैं कि मेजॉरिटी जिनको गोली मारी गई है उसमें अल्पसंख्यक समाज के लोग ज्यादा हैं। सवाल यह पैदा होता कि आप गोली क्यों चला रहे हैं? ये संविधान से चलाएंगे, रूल ऑफ लॉ से नंबर दिखा रहे हैं, एक बार फिर से दिखाइए। 261 मुठभेड़ मायावती जी के वक्त में हुआ था 2007 से 12 में। 2003 से 7 में 499 मुठभेड़ मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तब बहुत कम था नंबर एनकाउंटर्स का। लेकिन उसके बाद फिर योगी आदित्यनाथ के एनकाउंटर्स पर आ जाइए, वो नंबर भी 40 हुआ था अखिलेश जी के वक्त पर, और उसके बाद से योगी आदित्यनाथ में हम पूरा ब्रेकअप दिखा रहे हैं। अगर 64 मुस्लिम हैं तो अन्य भी 59 हैं। 19 ब्राह्मण, 19 राजपूत, 16 अन्य जातियों के, यादव 16, 13 दलित, सिख 2। अब बताइए, अब ये जो आप लेकर निकलते हैं तराजू, इसमें आप बताइए कि इतने जो अन्य धर्मों के लोगों की का एनकाउंटर हुआ है उसमें क्या कर रहे थे योगी जी? अरे योगी जी के हर एक को गोली मार देंगे। कोर्ट किस लिए है फिर? अदालत किस लिए है? बीएनएस किस लिए है? एविडेंस एक्ट किस लिए है? जज किस लिए है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर किस लिए है? और आप ये आपकी गवर्नेंस है। और ये आपको अच्छा दिखता है कि आप गोली मारे, आप ब्राह्मण को गोली मारे, ठाकुर को मारे, ज्यादा मुसलमान को मार दिया आपने। इस तरह करेंगे आप? इस तरह आप प्रदेश को चलाएंगे कि आप कल के दिन बताएंगे मैंने इतनों को गोली मारा और मुझे दोबारा मुख्यमंत्री बना दो, फिर बाद में अगर मोदी जी के बाद मौका मिला तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। इस नियम से ठीक है सर, इस नियम से मुलायम सिंह जी के वक्त पर जब 499 मुठभेड़ हुआ, 261 मायावती जी के वक्त पर, तो वो क्या था? वो भी हिंदू मुस्लिम था, उनका कोर वोट गलत था। वो गलत था, बिल्कुल गलत था, बिल्कुल गलत था, वो बिल्कुल गलत था। चाहे कोई भी गोली से अगर देश को या प्रदेश को चलाएगा वो संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है। गोली से देश नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। गोली से नहीं चलेगा, बैलेट से देश चलेगा। जो गोली चलाते हैं उनको संविधान पे भरोसा नहीं होता है। और अगर मुस्लिम क्षेत्र करके वहां से गोली चलती है किसी राम गोपाल मिश्रा पर तो उस पर भी उतना ही आउटरेज दिखना चाहिए। अब हम वक्फ बिल को लेकर जो तमाम सवाल हैं उस पर आना चाहते हैं। ओवैसी साहब, मुझे इस बात का इल्म है कि चूंकि आप जेपीसी की जो जानकारी रहती है वो बाहर नहीं बताना चाहेंगे, इसलिए मैं उस पर कोई भी स्पेसिफिक सवाल आपसे नहीं पूछूंगी। हालांकि अध्यक्ष के रूप में जगदंबिका पाल ने खुद आकर बताया किस तरह के मतभेद वहां पर थे, लेकिन उस पर क्या आप कुछ बोलना चाहेंगे जो कुछ बैठक के अंदर हुआ था उस पर? नहीं, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। मुझे अफसोस है और तकलीफ है इस बात का कि उस कमेटी के जो चेयरमैन है, जो चौथी मर्तबा के एमपी हैं, उत्तर प्रदेश की सियासत में उनका एक बहुत बड़ा तजुर्बा है, वो बहैसियत चेयरमैन कमेटी में क्या हो रहा है आकर मीडिया को बोलते हैं, जबकि पार्लियामेंट के रूल्स में इस बात को खास तौर से कहा गया कि कमेटी में जो कुछ होता है उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, उसको बाहर नहीं बोला जाएगा। अब चेयरमैन साहब ही खुद उस पार्लियामेंट्री रूल्स का वायलेट कर रहे हैं, तो मैं क्या बोल सकता हूं सिवाय इसके कि अपने तकलीफ और गम का इजहार करूंगा। मैं इतना जरूर कहूंगा कि जितने एमपीज वहां पर थे और है जो जिनका ताल्लुक बीजेपी से नहीं है, हम कल्याण बनर्जी के साथ खड़े हुए हैं।
अब वक्फ बिल पर आते हैं सर। ये माना जाता है, कई लोग इस पर चर्चा करते हैं, इसको आप खुले दिमाग से सुनिएगा, क्योंकि मैं किसी धर्म को टारगेट करने के लिए नहीं कह रही हूं, चाहे वो हिंदू धर्म रहा हो। रिफॉर्म, हमेशा रिफॉर्म एक बड़ा तरीका होता है अपने आप को, धर्म को बदलते हुए वक्त के साथ आगे बढ़ने के लिए। और इस नजरिए से चाहे सती प्रथा हो, बहुत सारी ऐसी प्रथाएं हैं जो कि हिंदू धर्म में भी रिफॉर्म के जरिए बड़े बड़े रिफॉर्मर्स हुए। लेकिन यह माना जाता है कि इस्लाम धर्म में बहुत ज्यादा रेसिस्टेंस होता है किसी भी रिफॉर्म के लिए। इस बाबत मेरा प्रश्न है आपसे, चाहे वो ट्रिपल तलाक हो या फिर अब वक्फ बिल हो, जो रिफॉर्म लाने की कोशिश है उसका रेजिस्टेंस करना, उसके खिलाफ बोलना, उसका विरोध करना, उसको रोकने की हर कोशिश करना, उसको धर्म पर अपने आघात बनाना, उसके आप एक चेहरा बनते जा रहे हैं इस्लाम धर्म के लिए, झंडा बरदार बनते जा रहे हैं। अगर वक्फ बिल के कॉन्टेक्स्ट में आपसे मैं ये सवाल पूछूं तो क्या मैं सही नहीं हूं? वैसे साहब नहीं, आप बिल्कुल सही नहीं है, आप बिल्कुल गलत है मैडम, बड़ी बड़ी इज्जत के साथ मैं कह रहा हूं। इसलिए आप गलत हैं क्योंकि इसमें रिफॉर्म, एफिशिएंसी के नाम पर आप वक्फ बोर्ड को बर्बाद कर रहे हैं। कैसे बर्बाद कर रहे हैं? देश को समझना पड़ेगा कि वक्फ एक गवर्नमेंट की जायदाद नहीं है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है। वक्फ हमारे पूर्वजों ने दान दिया था, जिस तरह हिंदू धर्म में दान दिया जाता है। दूसरी बात आपको समझने की जरूरत है कि कलेक्टर को आप ये इख्तियार दे रहे हैं कि वो डिसाइड करेगा कि वक्फ रजिस्टर होगा नहीं होगा। क्या ये पावर्स हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में है? सरकार ये कह रही है कि वक्फ बोर्ड में, सेंट्रल वक्फ बोर्ड में ज्यादा मेंबर्स नॉन मुस्लिम होंगे, तो क्या हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में कोई नॉन हिंदू मेंबर बन सकता है? नहीं बन सकता है। चाहे काशी विश्वनाथ हो, तमिलनाडु का एंडोमेंट हो, तेलंगाना का हो, आंध्रा का हो, उड़ीसा का हो, नहीं बन सकता। तीसरी बात यह है कि कलेक्टर को यह राइट दिया जा रहा है कि वो डिसाइड करेगा ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, वक्फ की प्रॉपर्टी है। अगर मिसाल के तौर पर आपको समझाने के लिए, अगर कलेक्टर को ये राइट दे दिया जाएगा कि प्राइवेट प्रॉपर्टीज पर डिसाइड करेगा, तो क्या वो किसी नोएडा के स्टूडियो को कह देगा कि भाई ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है? तो क्या नोएडा के स्टूडियो के लोग निकल जाएंगे, खामोशी से दे देंगे? ये एक गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है। जो 400 साल से मस्जिद है, आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं वो तुम्हारी मस्जिद नहीं होगी। जो प्राचीन मंदिर होगी वो मंदिर प्राचीन मंदिर रहेगी। ये डिफरेंस है यहां पर। अगर आप इसको समझिए, इस बात को, कल जाकर आप कहेंगे कि भाई दिल्ली की जामा मस्जिद का रजिस्टर्ड डीड लेकर आओ, टीले वाली मस्जिद का रजिस्टर्ड डीड लेकर आओ, मक्का मस्जिद जो हैदराबाद में 400 साल की रजिस्टर्ड डीड लेकर आओ। आप वक्फ यूजर को निकाल रहे हैं, आप कलेक्टर को पूरे पावर्स दे रहे हैं। जो सर्वे कमिश्नर जो है, जो इंडिपेंडेंट होता है, स्टेट गवर्नमेंट गजट इशू करती है, आप कह रहे हैं वो सब गलत है, अब रीसर्वे होगा। यानी जितनी जायदाद है उसका रीसर्वे होगा। क्या करने जा रहे हैं सरकार से? आखिरी बार समझिए मैडम, अगर कोई वक्फ की प्रॉपर्टी को चोरी करता है, बेचता है, अभी 95 एक्ट में 2 साल के रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, मोदी जी कह रहे हैं कि प्यारे फिक्र मत करो, मोदी है तो मुमकिन है, तुमको सिर्फ 6 महीने। अभी नॉन बेलेबल है तो मोदी जी कह रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है, तुमको बेलेबल कर देते हैं। ट्राइब्यूनल 3 लोगों का होता है, आप कह रहे हैं कि कोई रिटायर्ड आदमी होगा, अगर नहीं होगा तो किसी और का ट्राइब्यूनल पर चले जाओ, अगर वो भी नहीं होगा तो हाईकोर्ट के पास चले जाओ। वक्फ को बचाने के लिए बिल नहीं लाए मोदी जी, वक्फ को बर्बाद करने के लिए लाए हैं, ताकि मुसलमानों की मस्जिदों को, खबरस्तानों को, दरगाहों को, यतीम खानों को छीन लिया जाए। आप पूरा एक्ट पढ़िए, हमको बताइए कि कौन सा ऐसा सेक्शन जो 44 अमेंडमेंट्स कर रहे हैं उससे वक्फ को फायदा होगा। ठीक है, अब एक एक करके मैं छोटे छोटे प्रश्न पूछ रही हूँ क्योंकि बर्बाद करने के लिए लाया जा रहा है। ठीक है, वक्फ में अगर कुछ गलतियां हैं उसको सुधारने में क्या दिक्कत है? मैं चूंकि रिफॉर्म की बात कर रही थी, छोटे छोटे प्रश्न अब करूंगी, उसका छोटा छोटा जवाब दीजिएगा। बहुत सारे प्रश्न हैं, नहीं तो इंटरव्यू में रह जाएंगे। मौजूदा वक्फ में कानून के सेक्शन 40 की अक्सर चर्चा होती है, आरोप लगता है कि इसकी वजह से बहुत ज्यादा अधिकार दे दिए गए हैं। वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति पर दावा कर सकता है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के गांव सूरत नगर निगम की बिल्डिंग, तमिलनाडु का 1500 साल पुराना मंदिर इसके उदाहरण है। अब अजमल साहब पर आप क्या कहेंगे? मुझे बदरुद्दीन अजमल पर आज असदुद्दीन ओवैसी से एक जवाब चाहिए। वो कह रहे हैं संसद और दिल्ली एयरपोर्ट वक्फ की जमीन है। आप समझिए इसका क्या मतलब है? मैं आता हूं मैं बोलना चाहूंगा ना, मुझे बोलने दीजिए ना, मुझे आप बोलने दीजिए। तमिलनाडु का था, वो एक टेक्निकल प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है।
आप मेरा प्रोग्राम खत्म होने के बाद किसी बीजेपी के प्रवक्ता को बुलाकर पूछ लीजिए, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। वो तो रेवेन्यू साइड में गलती थी। जहां तक सूरत की बात है मैडम, तो देखिए गुजरात में 95 के एक्ट के बाद वक्फ बोर्ड बना ही नहीं, 2024 में बना, 30 साल के बाद। और सीईओ को अपॉइंट कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट। सरकार किसकी है? बीजेपी की है। तो 95 के एक्ट में सेक्शन 25 है जो सीईओ को पावर्स है, अगर कोई गलत काम कर रहा है तो लेटर लिख कर दे सरकार को। जब सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को वक्फ घोषित किया जा रहा था, तो जो सीईओ बीजेपी ने अपॉइंट किया था उसने कौन सी रिपोर्ट दी? वो रिपोर्ट बता दे हमको। अच्छा, वक्फ ट्राइब्यूनल को आपने कमजोर कर दिया। उसी वक्त ट्राइब्यूनल ने कह दिया कि सूरत की प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। अब जहां तक सवाल सेक्शन 40 का है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, लेटेस्ट जजमेंट है, जिसमें एक बहुत बड़े दौलतमंद आदमी की प्रॉपर्टी भी शामिल है। उसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है सेक्शन 40 के बारे में। तो और ये कहना कि नहीं किसी को भी घोषित कर, नहीं होता ऐसा। स्टेट सरकार के पास कोई जाता है, वो सर्वे करवाती है सर्वे कमिश्नर से। सर्वे कमिश्नर वक्फ बोर्ड का नहीं होता। अब अजमल वो साहब सर्वे करके रिपोर्ट जाती है चीफ सेक्रेटरी के पास। चीफ, सुनिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चीफ सेक्रेटरी गजीट को इशू करते हैं। जी मैडम, ये बदरुद्दीन अजमल साहब को आप बुलाकर बिठा लीजिए। मैं उनका स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, मगर हमारे पार्लियामेंट के सामने जो मस्जिद है जिसमें एक्स प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद साहब की खबर है, वहां का इमाम, हाउसिंग बोर्ड ये कहता है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग कहती है कि हमारी प्रॉपर्टी है। भाई तुम्हारा पोजेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां के इमाम को जो अपॉइंट किया दिल्ली वक्फ बोर्ड में, और वो इमाम आज रामपुर के एमपी हैं। आप बताइए, वक्फ को बचाने के लिए, अच्छा वक्फ बोर्ड को देखिए मैडम, मुतवल्ली को 7% देना पड़ता था, उसको मोदी जी ने कम कर दिया 5%। ये कौन सा है? क्या आप बताइए, किसी हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में आप किसी नॉन हिंदू को बोलेंगे बैठकर तुम चलाओ हिंदू एंडोमेंट बोर्ड? नहीं चलाएंगे ना। अरे पर ऐसा पावर्स नहीं है ना सर, ऐसा पावर्स नहीं है ना कि आप किसी को भी कह दें कि हमारी जमीन है। सूरत की शिव शक्ति सोसाइटी, छोटा छोटा सवाल सर, छोटा जवाब, आपका जवाब लंबा हो रहा है सर, जवाब लंबा हो रहा है। सूरत की शिव शक्ति सोसाइटी, एक प्लॉट मालिक ने अपने प्लॉट को गुजरात वक्फ बोर्ड में पंजीकृत करा दिया, लोग वहां नमाज पढ़ने लगे। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में एक अपार्टमेंट किसी भी दिन बिना सोसाइटी के अन्य सदस्यों, मतलब एक दिन की जानकारी में वो घर, वो सोसाइटी का एक घर मस्जिद में तब्दील हो गया। ये कैसे हो सकता है? ये मतलब बाकी लोगों के जो राइट्स है वहां पर जिनका घर है उनका इंफ्रिंजमेंट नहीं है। मैडम आप समझिए मेरी बात को। गुजरात में 95 के एक्ट के बाद से 2024 में वक्फ बोर्ड बनाया गया। इस दरमियान में 95 से लेकर 2024 तक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का अपॉइंटमेंट बीजेपी की सरकार कर रही थी। तो वो सीईओ साहब क्या कर रहे थे? मक्खी मार रहे थे, मच्छर मार रहे थे। उनका काम था सेक्शन 25 में सरकार को लिख कर देते। ये नया बिल रोकेगा ना उनको मक्खी मच्छर मारने से? ये मक्खी मच्छर मारने से नया बिल रोकेगा ना? सीईओ तो आप नहीं देखिए, कलेक्टर इन्वॉल्व ना नहीं रोकेगा। वही पावर्स हैं सीईओ को अभी। नहीं है वही पावर सीईओ को है। अच्छा, वही पावर सीईओ को है। अरे सरकार सीईओ को वक्फ बोर्ड अपॉइंट नहीं करता, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सरकार अपॉइंट करती है, तनख्वाह सरकार देती है। तो वो क्या कर रहा था? उसको सेक्शन 25 में लिख कर देना था, गलत हो रहा है। सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में लिख कर देना था, गलत हो रहा है। किसी फॉरेस्ट जमीन को अगर कब्जा हुआ तो लिख कर देना था, एक लेटर पेश कर दे जिसमें सीईओ ने कहा कि गलत हो रहा है। वक्फ बोर्ड तो बना 2024 में गुजरात में, तो इसमें कैसा करें? और मैडम गुजरात की बात कर रहे हैं, सोमनाथ के पास कौन सी खबरों को, दरगाहों को तोड़ दिया आपने? 800 साल 700 साल पुरानी आपने तोड़ दिया पूरा उसको। अब मसला गया है सुप्रीम कोर्ट में। वक्फ की प्रॉपर्टी सरकार की प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। बीजेपी ये झूठ फैला रही है कि कोई जाकर खड़े होकर अल्लाह अकबर नमाज पढ़ लिया वक्फ हो जाती, नहीं होती है वो। उसका एक प्रोसीजर है, उसका एक प्रोसेस है। कैसा ऐसा हो जाएगी बताइए? मैं पार्लियामेंट में कई मर्तबा नमाज पढ़ता हूं, तो क्या वो मेरी प्रॉपर्टी हो जाएगी? पार्लियामेंट की प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी? अजमल साहब ने वही तो नहीं देख लिया। अजमल साहब ने वही तो नहीं देख लिया। अच्छा चलिए, अगला सवाल। बोर्ड किसी संपत्ति को अपना कहते हुए दावा कर दे, इसके उलट साबित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वक्फ एक्ट का जो सेक्शन 85 है,
क्योंकि आपने पिछली बार कहा था कि यहां से जो भी होता है वो आगे कोर्ट्स में जा सकता है। 85 कहता है इसके फैसले को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इस बिल में सुधार किया जा रहा है अभी जो है। मैं पढ़ के वर्बैटिम सर मैंने निकाला है। अरे आप बहुत काबिल वकील है सर, मुझे पता है, मुझे पता है। सुनिए ना, मैं इसीलिए मैंने एक शब्द उससे निकालकर सामने रखा है। आप मेरी बात सुनिए ना। अरे सुनिए ना क्या लिखा है। बार ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट, पढ़िए। नो सूट और अदर legal proceedings shall lie in any civil court, revenue court and any other authority in respect of dispute, question or other matter relating to any waqf property or other matter which is required by or under this act to be determined by a tribunal. अगर मैं गलत हूं आप समझा दीजिए वकील साहब, लेकिन ये तो लिखा हुआ है ना, जिसकी वजह से एक एब्सोल्यूट पार होता है। एक बात सुनिए, बोलिए। एक बात, अरे मैडम एक बात सुनिए। भारत के संविधान के आर्टिकल 323 के तहत वक्फ ट्राइब्यूनल बनाया गया और 95 का एक्ट 2013 का अमेंडमेंट हुआ, उसमें बीजेपी यूनानिमस सपोर्ट करी उसको। एनजीटी का ट्राइब्यूनल है वो गलत है क्या मैडम? इनकम टैक्स का ट्राइब्यूनल वो गलत है क्या? रेलवे क्लेम्स का ट्राइब्यूनल गलत है क्या? ट्राइब्यूनल के फैसले के खिलाफ आप हाई कोर्ट में रिव्यू डाल सकते हैं, यह प्रोसेस है। ट्राइब्यूनल को तो भारत के संविधान के आर्टिकल 323 के तहत बनाया गया है। इसमें गलती कौन सी हो रही है? ये बोलना कि आप नहीं जा सकते हाई कोर्ट को, झूठ बोल रहे हैं। आप ट्राइब्यूनल को जाइए, ट्राइब्यूनल में जो हारेगा वो रिव्यू पिटीशन डालेगा हाई कोर्ट में। अब जो वैसी साहब मैं बोलने जा रही हूँ ना, जाएगा। सुनिए ना, ये कौन अब जो मैं बोल रही हूँ ना, फैला रहा है, उसको सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। वक्फ ट्रिब्यूनल में 40,951 मामले लंबित हैं। नहीं, मैं कोई हैरान नहीं होता हूँ। मुझे उंगलियों पर याद है। बोलिए आप, बोलिए। 40,951 मामले लंबित हैं वक्फ ट्राइब्यूनल में। इनमें से 9,942 रफली 25% मामले मुस्लिम समुदाय द्वारा ही वक्फ के प्रबंधन करने वाली संस्थाओं के खिलाफ दायर किए गए। इसके अलावा मामलों के निपटारे में जो अत्यधिक देरी होती है वो नो प्रोविजन फॉर जुडिशियल ओवरसाइट प्रोवाइडेड ऑन ट्राइब्यूनल डिसीजंस पर है। मतलब मुस्लिम समुदाय के ही 25% लोगों के वो वक्फ के फैसलों पर नहीं, आप मैडम आप सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। मैडम सुनिए कि कितने स्टेट वक्फ बोर्ड हैं देश में? 32। कितने ट्राइब्यूनल हैं? हर प्रदेश में ट्राइब्यूनल तकरीबन है। अगर ट्राइब्यूनल में केसेस जा रहे हैं 40,000, तो उसमें गलत क्या है? ट्राइब्यूनल है ना। और देखिए, ट्राइब्यूनल का जो डिस्ट्रिक्ट जज बनाते, कौन बनाते हैं? अंजना ओम कश्यप बनाते? नहीं बनाते। उस वहां के हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाता है उसको, डिस्ट्रिक्ट जज को, जो चेयरमैन होता है। एडमिनिस्ट्रेटिवली वो चीफ जस्टिस के अंदर काम करता है। इसमें आपत्ति क्या है बताइए मेरे को? एनजीटी का ट्राइब्यूनल, हाँ, इनकम टैक्स का ट्राइब्यूनल, रेलवे क्लेम्स का ट्राइब्यूनल, ऐसे 18-19 ट्राइब्यूनल देश में है मैडम। इसमें आपत्ति क्या है? आर्टिकल 323 के तहत बनाया जा रहा है, केसेस चल रहे हैं, उसमें गलत क्या है? केसेस चलना चाहिए, क्यों नहीं चलेंगे केसेस? अगर ट्राइब्यूनल बनेगा केस नहीं आएंगे तो क्यों नहीं आएंगे? केस आ रहे हैं, वो लोग नहीं उलझा नहीं रहे, आपको सच्चाई बयान कर रहे हैं। ठीक है। 32 स्टेट वक्फ बोर्ड में अगर ट्राइब्यूनल होगा, 40,000 केस है, कोई बात नहीं, होगा, ट्राइब्यूनल देखेगा उसको। 5 सिंगापुर, ये सवाल मैंने पहले भी आपसे पूछा है और आपको लगा, आपने मुझे कहा क्या छोटे छोटे देशों से आप तुलना कर रही हैं, लेकिन प्रॉपर्टी के मामले में, जमीन के मामले में तीसरे नंबर पर भारत में। 5 सिंगापुर, 5 बहरीन, 12 मालदीव के बराबर जमीन है। 50 से ज्यादा देशों का क्षेत्रफल वक्फ बोर्ड की संपत्ति से कम है। 1 गोवा के बराबर, 3 दिल्ली के बराबर, 33 चंडीगढ़ के बराबर, 10 पुडुचेरी के बराबर। लेकिन आज मेरा सवाल ये नहीं है, आज मेरा ये सवाल नहीं है। आज मेरा सवाल यह है कि वक्फ बोर्ड के पास 1.2 लाख करोड़ की संपत्ति है, लगभग 1.25 लाख करोड़। 2023-24 में वक्फ संपत्तियों से आई शुद्ध आय करीब 1.26 करोड़ है सर, सिर्फ 1.25 करोड़। ये पूरी आय 3 राज्यों से आई है, जबकि अन्य राज्यों से 0 है आय। अब देखिए, सच्चर कमेटी ने भी कहा कि अगर इससे कम से कम 10% आय संभव है। मेरा सवाल खत्म नहीं हुआ सर, प्लीज अलाउ। इसके अनुसार कहा है कि कम से कम 10% आय हो सकती है, जो सालाना करीब 12,000 करोड़ रुपए है, जो अभी सिर्फ 1 करोड़ कमा रहे हैं। यह होता है रिफॉर्म, कि आप ये समझे कि अगर इतनी संपत्ति है तो क्या इससे आमदनी भी हो सकती है। क्या गलत है? ठीक। सुनिए, पहली बात तो यह है कि ये जो झूठ फैलाया जा रहा है कि रेलवेज और डिफेंस के बाद वक्फ बोर्ड बड़ा प्रॉपर्टी होल्डर है। मैडम, तमिलनाडु,
आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा के सिर्फ 11 एंडोमेंट प्रॉपर्टीज को आप मिला लीजिए, वो मिलाकर 9 लाख एकड़ होता है। और मैं कह रहा हूं अगर कोई मुझे डिस्प्रूव कर दे तो जो सजा बोले मैं कबूल करने तैयार हूं। तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना और ओडिशा के सिर्फ 11 एंडोमेंट प्रॉपर्टी, ये मिलाकर 9 लाख एकड़ होती है। अब आप कह रहे हैं कि इसमें इनकम नहीं आ रही है। क्या 10 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार ने कितना ग्रांट दिया उन वक्फ प्रॉपर्टीज को डेवलप करके उसमें इनकम में इजाफा करने के लिए? आय कैसे बढ़ाएंगे? आपने तो जो कंप्यूटराइजेशन के पैसे थे उसको खत्म, सुन तो लीजिए मैडम, सुन तो लीजिए। और आप क्या कर रहे हैं? आपने कौन सा काम किया? दिल्ली में जितनी प्रॉपर्टीज वक्फ की है सरकार उनको हवाले नहीं करती, ने हमारी प्रॉपर्टीज बोलती है। सच्चर कमेटी में लिखा गया 2007 में उसकी वैल्यू क्या थी, आज क्या हो गया 2024 में? सरकार क्यों नहीं रिलीज करती उसको? एक कमेटी बनाई गई थी, आर्यन कमेटी, उसने कह दिया कि नहीं ये सरकार की प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो वक्फ की प्रॉपर्टी है, आप दे दीजिए उनको। आप नहीं देना चाहते। 10 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार ने वक्फ प्रॉपर्टीज को डेवलप करने के लिए, जहां पर कोई लीगल केस नहीं है, मेरे को बताइए क्या किया? वामसी बोलते हैं। अरे भाई डेवलपमेंट पे आपने कौन सा काम किया बताइए ना। आपने कौन सी प्रॉपर्टी